हिसार की सीट जीतनी है या हारनी है, हिसार का इलेक्शन किस तरीके तक लेके जाना है, इसका जो फैसला है वो कांग्रेस को करना है। हरियाणा में अगर विधानसभा चुनाव में अगर अतीत में चले जाएं 2019 में अब की बार 75 पार, सेम वही 2024 में अब की बार 400 पार। तो लोग है ना लोग, और ये बड़ी बात क्या सर्विस जी, तीसरी बार की टर्म आ गई है, 2 बार सरकार बना चुके हैं लगातार, और तीसरी बार में लोगों की नाराजगी, जो आपने बातें की थी, आपके पास ये था भाई अभी तो नए नए आए हैं, कांग्रेस का लंबा एक शासन रहा है, बहुत सारी गलतियां थी, उनको ठीक करने में समय लगेगा, तो 10 साल का समय बहुत होता है। अब लोग जो है ना वो काफ़ी मूड लोगों का इस बार स्विच नज़र आ सकता है, तो काफ़ी दिक्कतें जो हो बीजेपी को हो सकती है। नमस्कार, एक बार पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। राजनीति की चौसर पर हिसार की बात करें, हिसार लोकसभा सीट की बात करें तो कम से कम एक तरफ के मोहरे बिछ चुके हैं, यानी कि बीजेपी अपनी टिकट अनाउंस कर चुकी है, कांग्रेस की अनाउंसमेंट बाकी है। लेकिन बीजेपी की टिकट अनाउंसमेंट के बाद में माहौल क्या है, चीज़ें कैसे कैसे बदलेंगी और क्या क्या समीकरण इस सीट पर बन सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। दरअसल बीजेपी ने रणजीत चौटाला को यहाँ से उतारा है, हिसार सीट से। रणजीत चौटाला अब से पहले मंत्री थे हरियाणा सरकार में, बेशक वो निर्दलीय जीत कर आए रानिया से, लेकिन अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और बीजेपी की टिकट पर हिसार से रण लड़ेंगे एक बार फिर से। मेरे साथ मैं मेहमानों का परिचय करवा देता हूँ। सुरेंद्र नैन मेरे साथ इस वक्त हैं, जाने माने जर्नलिस्ट हैं, जनता टीवी, इंडिया न्यूज़, हरियाणा न्यूज़ और तमाम बड़े चैनल्स में इन्होंने काम किया है। और अब इनका नया पता जो है भारत पोस्ट ये रहेगा, आप उसको जाके सर्च भी कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्रमोद इस वक्त मेरे साथ हैं, साथी हैं हमारे, सड़कनामा.com आपने खूब देखा होगा, वो ये चलाते हैं और खबरें इनकी दूर दूर तक देखी जाती है। दोनों के ही अच्छे खासे लाखों की संख्या में फॉलोवर्स हैं, व्यूवर्स हैं। इन दोनों से बात भी करेंगे, ये क्या समझते हैं, ये क्या सोचते हैं। सबसे पहला नैन साहब आपसे, हिसार सीट पर बीजेपी ने रणजीत चौटाला को उतार दिया जी। सबसे पहली बात तो ये कि बीजेपी ने जो पत्ता चला है उस पत्ते को कैसे देखते हैं, क्या ये पत्ता वाकई जीत का पत्ता है, हुक्म का इक्का साबित हो सकता है, या फिर मोहरे की इंतजार रहेगी, कांग्रेस कैसे देखती है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो सर्वेश जी आपका और आपके चैनल का, और साथ में जैसे प्रमोद जी हमारे साथी है दा सड़कनामा, तो सभी दर्शकों को हमारे तीनों पत्रकारों की तरफ से राम राम मेरी। और जहाँ तक हिसार लोकसभा की बात है, जिस तरीके से चौधरी रणजीत सिंह को, जो कि निर्दलीय थे जैसा आपने बताया, और तुरंत उनको कुछ घंटे पहले ज्वाइन कराया जाता है, उसके बाद टिकट में उनका नाम आता है, तो कहीं ना कहीं लोगों में ये चर्चा तो ज़रूर है, सिर्फ ना हम हिसार की बात करें, कुछ क्षेत्र को इसमें शामिल कर ले, कुछ और भी 2-3 लोकसभा को शामिल कर ले, कि क्या बीजेपी जो ये कहती कि हमारे पास इतना बड़ा काडर है, काडर बेस्ड पार्टी है, हम जीरो से उठे हो इतने बड़े बने हैं, क्या उनके पास ऐसा कोई नेता पूरे हिसार लोकसभा क्षेत्र में नहीं था जिसको अपना उम्मीदवार बना सकते थे? लेकिन जैसा आपने कहा कि कितना ये पत्ता जो कहीं ना कहीं इन्होंने खेला है कार्ड चौधरी रणजीत सिंह को यहाँ उतारने का, तो इससे पहले भी मैं बात करूँ चौटाला परिवार से, यानी देवलाल परिवार से 4 सदस्य चुनाव लड़ते रहे हैं हिसार से, तो ये पहले भी लड़ चुके हैं चुनाव। लेकिन जो बीजेपी ने जो ये कार्ड खेला है चौधरी रणजीत सिंह को, एक निर्दलीय विधायक को इस्तीफा दिला के बीजेपी में ज्वाइन करा के यहाँ उतारने का, अब जो गेंद है, अब इसका जो नतीजा है वो सीधा सीधा कांग्रेस के पाले में है। और कांग्रेस की बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुल्लम खुल्ला, इसमें कोई वो नहीं है, हिसार की सीट जीतनी है या हारनी है, हिसार का इलेक्शन किस तरीके तक लेके जाना है, इसका जो फैसला है वो कांग्रेस को करना है। यानी कि उम्मीदवार वो कैसा देते हैं, अगर उनका उम्मीदवार कोई डमी रहता है, डमी इन द सेंस कोई उस तरीके का फाइटर उनका उम्मीदवार कैंडिडेट नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है बड़ा सेफ यहाँ से वो चीज़ें जैसा बीजेपी ने सोचा वैसा हो सकती है। लेकिन अगर वो यहाँ पे फाइट बनाना चाहते हैं, तो जो मंजा हुआ जो खिलाड़ी है, जो पहले भी यहाँ से चुनाव लड़ता रहा हो, या उसका एक अच्छा एक नेटवर्क हो, ऐसे अगर नेता को उम्मीदवार बनाकर उतारते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी के समीकरण है वो हिसार लोकसभा में बिगड़ सकते हैं। तो प्रमोद से भी मैं बात करूंगा। एक सवाल आपके से मैं और जानना चाहूँगा कि बीजेपी जो इस बार है, आपको क्या लगता है कि काम के नाम पे वोट मांगेगी या मोदी के नाम पे वोट मांगेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, मोदी के नाम पे वोट मांगा इन्होंने 2019 में, क्योंकि 2014 में सरकार बनी देश में और प्रदेश में, 2019 में मोदी के नाम पे वोट मांगा और मिला भी। इस बार ना सिर्फ लोगों में, बीजेपी के अंदर भी ये बात है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट नहीं मिलने वाला, चूँकि कैंडिडेट भी मजबूत होना चाहिए। और ये सिर्फ हरियाणा नहीं, अगर हम बाहर अन्य राज्यों की बात भी करें तो बड़े बड़े नेताओं को कैंडिडेट बनाकर चुनावी मैदान में उतारा है। तो ये बात तो साफ है कि सिर्फ मोदी की जो गारंटी हम कहें, या फिर मोदी की जो नाम हम बात करें चेहरा, वैसा इस बार नहीं होने वाला है। बड़ा टफ फाइट जो है वो पूरे देश में बीजेपी को मिलने वाली है। और
ठीक है, प्रचार है, जिस तरीके की बातें हरियाणा में अगर विधानसभा चुनाव में अगर अतीत में चले जाएं 2019 में अब की बार 75 पार, सेम वही 2024 में अब की बार 400 पार। तो लोग है ना लोग, और ये बड़ी बात क्या सर्विस जी, तीसरी बार की टर्म आ गई है, 2 बार सरकार बना चुके हैं लगातार, और तीसरी बार में लोगों की नाराज़गी, जो आपने बातें की थी, आपके पास ये था भाई अभी तो नए नए आए हैं, कांग्रेस का लंबा एक शासन रहा है, बहुत सारी गलतियां थी, उनको ठीक करने में समय लगेगा, तो 10 साल का समय बहुत होता है। अब लोग जो है ना वो काफ़ी मूड लोगों का इस बार स्विच नज़र आ सकता है, तो काफ़ी दिक्कतें जो हो बीजेपी को हो सकती है। प्रमोद से एक सवाल लेते हैं। प्रमोद जी, आपको क्या लगता है कि रणजीत सिंह के लिए रण आसान है या मुश्किल? सबसे पहले तो सर्वेश जी, आपके तमाम जो दर्शकों को मेरी ओर से राम राम। और जो सवाल आपने कहा कि रणजीत चौटाला के लिए बीजेपी ने देखो नया चेहरा दिया है, और ये चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की मैं बात करूं तो ये संकेत पिछले काफ़ी महीनों से उनको दिए गए थे बीजेपी ने, कि अब आप देखो उनके बयान उठा लो आप पिछले 2-3 महीनों के, वो बार बार ये कहते रहे हैं कि टेक्निकली वो जा नहीं सकते बीजेपी में, लेकिन हिसार को लेकर के उन्होंने काफ़ी बार ये कहा कि हिसार से वो चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, वो सही है, वो तो जाना चाहते भी थे, लग भी रहा था वो, जी। जिस हिसाब से अच्छा मुख्यमंत्री थी। खट्टर की प्रशंसा करते थे, उनकी तरफदारियां करते थे, लग रहा था कि जाएंगे। लेकिन उनके लिए रण कितना आसान है या मुश्किल रहेगा? देखिए, रण कोई भी हो आसान नहीं होता, लेकिन आज जैसे हमने हिसार में पिछले लंबे समय से हम हिसार में सर्वे भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो देखो ये चुनाव 2014 का जो चुनाव था, दुष्यंत चौटाला वर्सेज कुलदीप बिश्नोई, वैसा चुनाव रहने वाला, यानी कि कांटे का मुकाबला होगा कांग्रेस और बीजेपी में। अब ये देखने वाली बात होगी कि जेजेपी और इनेलो, क्योंकि इनेलो को लेकर के सुनैना चौटाला का जो है चर्चा चल रहा है, लेकिन अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। जेजेपी किसको यहाँ पे चुनावी मैदान में उतारती है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला भी पिछले 10 सालों से यहाँ पे सक्रिय हैं। 2014 में वो जीते और 19 में भी वो बीजेपी से हार गए थे, यानी बृजेंद्र सिंह जीते उस वक्त। तो रणजीत सिंह के लिए ये नहीं कह सकते कि बीजेपी की टिकट है वो मतलब मोदी लहर में या इस तरह का, मेहनत करनी पड़ेगी। और उनके सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जो उम्मीदवार पहले टिकट मांग रहे थे, चाहे कैप्टन अभिमन्यु की बात करें, चाहे कुलदीप बिश्नोई की बात करें, रणवीर सिंह गंगवा की बात करें, ये जो लोग हैं ये चौधरी रणजीत सिंह के साथ किस तरह से चलते हैं, इनका नैरेटिव कैसे होता है, लोगों को ये समझा पाते हैं कि जो है कमल का फूल ही उम्मीदवार है, उसको जिताएं। तो ये भी एक रणजीत चौटाला के सामने बड़ी चुनौती होगी, सब लोगों को एक साथ लेकर के चलने की। और रण जो है आसान नहीं है, रण में इस बार मुकाबला होगा, और ये 2014 के चुनाव जैसा ही होने वाला है, जिस तरह से लोग यहाँ के लोग कह रहे हैं। देखो ये बात ठीक है, बिल्कुल, अभी चुनाव चलेगा, दूसरे मोहरे भी, जैसे मैंने बताया कि अभी एक तरफ के मोहरे आए, दूसरी तरफ के आएंगे, तो फिर कंपेयर भी लोग करेंगे, और डे बाई डे मेरे ख्याल से चीज़ें बदलेंगी भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बदलेगी। अब सब लोगों की जो निगाहें हैं वो कांग्रेस की टिकट पर टिकी हुई है। लोग कह रहे हैं कि 10 साल मोदी को दे दिए, अब हम बदलाव चाहते हैं, इस तरीके की भी हलचल है हिसार में। लेकिन बदलाव कैंडिडेट एक बड़ा कैंडिडेट पे टिका है मामला कुल मिला के। कांग्रेस है वो किस कैंडिडेट को लेकर के आती है। रणजीत सिंह चौटाला उनके सामने, यानी कि अगर कांग्रेस बैकवर्ड का चेहरा लेकर के आती है तो ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में है बैकवर्ड का बाहुल्य में, यानी कि वोट बैंक है जो पहले चौधरी भजनलाल परिवार के साथ था, और पिछला जो चुनाव में वो बीजेपी को गया है। इस बार भी वो लोग सोच रहे थे कि भजनलाल परिवार का कोई सदस्य आएगा तो वो वहाँ पे जा सकता था, लेकिन अब रणजीत सिंह चौटाला चूँकि आ गए हैं तो मूल ओबीसी, जिसको बीजेपी कहती है कि मूल ओबीसी हमारे साथ है, अब कांग्रेस अगर मूल ओबीसी को किसी को चुनावी मैदान में उतार देती है तो ये समीकरण बिगड़ जाएंगे, जाहिर सी बात है, और मुकाबला कड़ा हो जाएगा, और होने वाला भी है। खास करके जो नैन साहब ने बात कही कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे आधारित है, कि हुड्डा साहब किसको हिसार में लेकर के आते हैं, कहीं को डम्मी कैंडिडेट मैं बता दूं क्यों आधारित है, क्योंकि ये जो सीट है हिसार सीट, इसमें बहुत बड़ा वोट बैंक जो है जाट कम्युनिटी से आता है, और हुड्डा साहब का यहाँ पर एक आप कहें तो उनकी डायरेक्शन चलती है, उनका इशारा चलता है, जिसको आप कह सकते हैं। दूसरा नैन साहब, एक आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि रणजीत सिंह चौटाला को लेके आए मनोहर लाल खट्टर, तो क्या ये चुनाव है, ये सीट पे जो चुनाव है, ये खट्टर साहब की साख से भी जुड़ा है? इस साख पे बट्टा लग सकता है या साख पे इजाफा हो सकता है, क्या ये साख से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, ये सीधा सीधा खट्टर साहब की जो है साख का सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से आम लोग भी, हम नेताओं की बात ना भी करें, भाई नेता तो चलो आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी करते हैं, आम लोग भी कहीं ना कहीं बीजेपी वर्कर से अलग मैं बात कर रहा हूँ, आम जनता उनकी बात करें तो उनमें ये भी है कि जब मुख्यमंत्री चेंज हो गए हैं, नायब सैनिक को बना दिया गया, उसके बाद भी खट्टर साहब का जिस तरीके से जो वो चाह रहे हैं, मैं सिर्फ एक या दो नेता की बात नहीं कर रहा, जो फैसले खट्टर साहब ने लिए हैं वो मान्य हुए हैं, लागू हुए हैं।
चाहे प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात हो, किसी को प्रदेश अध्यक्ष हटाने की बात हो, किसकी टिकट काटने की बात हो, किसको जो है ऊपर भेजना हो, सुभाष बराला के एक उदाहरण है, किसको खुड्डे लाइन लगाना है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। अनिल विज एक उदाहरण है, राव इंद्रजीत एक उदाहरण है, कैप्टन मंजू, ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं नेता जो कहीं ना कहीं इस तरह की एक गवाह है। तो ठीक कहा आपने, ये साख का सवाल है और ये साख का सवाल कुरुक्षेत्र में भी था। अगर वहाँ ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल ऐन समय पे, क्योंकि दो नेता, बड़े नेता, रणजीत सिंह ने सिरसा ज्वाइन की बीजेपी, तो वही नवीन जिंदल ने दिल्ली में ज्वाइन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनको सीधा सीधा कोयला चोर बोलते थे नवीन जिंदल को, आज वही नवीन जिंदल जो है बीजेपी के मतलब कैंडिडेट है कुरुक्षेत्र में। तो जिस तरीके से, जैसा आपने कहा ना काडर, जिस तरीके से अलग पार्टियों से ऐन वक्त पर लाया जा रहा है, तो ये देखो साख का सवाल तो बिल्कुल बन गया है। और जिस तरीके से नेताओं को खुड्डे में लगाया जा रहा है, बहुत सारे विधायक ऐसे थे जिन्होंने कपड़े सिलवा रखे थे, भाई मंत्रिमंडल में जगह मिल जाएगी। जगह तो उनको कहाँ मिलनी थी, जो अपने आप को ये कहते हैं कि हम हरियाणा के वरिष्ठ नेता हैं, 5 बार के विधायक रहे हैं और उस वक्त बीजेपी में हैं, उन लोगों को भी मंत्रिमंडल में जगह ना मिलना। कुलदीप बिश्नोई की आप बात करें, उनके बेटे की आप बात कर रहे हैं भव्य बिश्नोई की। आज जो है आप आदमपुर का भी दौरा करके आए हैं, लोगों से बातचीत की है। बिश्नोई वोट की बात कर लेते हैं एक बार, आपको क्या लगता है कि उनका मिजाज कैसा है, मूड कैसा है? देखिए, जैसा कि कुलदीप बिश्नोई की वीडियो वायरल वो सबने देखी कि पहले उनका बेटा ट्वीट करते हैं, उसके बाद वो ट्वीट हट जाता है और उसके बाद कुलदीप बिश्नोई को एक वीडियो जारी करनी पड़ती है और उस वीडियो में बॉडी लैंग्वेज को, जैसे हम पत्रकार तो बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, ना सिर्फ शब्दों पे उसका जाते हैं। रिएक्शन भी आ गया, बीजेपी ने उनको प्रचार समिति में नहीं लिया, वहाँ पर नहीं लिया। स्टार प्रचारक तो राजस्थान के। बीजेपी तो हाथों हाथ देती है ना, ये रिजल्ट देती है भाई, कैसे खुड्डे लाइन, कैसे लाइन एंगल, उसकी सेट अलाइनमेंट जो होती है ना, कैसे सेट करनी, बीजेपी बड़ा बेहतर तरीके से जानती है, बेखूबी इसको करती भी है। बिश्नोई की आप जो बात कर रहे हो, बिश्नोई समाज की या फिर खासकर आदमपुर की, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे दो ही तरह का वोट है जो हर किसी को पता है, एक भजनलाल के साथ, एक भजनलाल के खिलाफ। खिलाफ वाला जाहिर सी बात है खिलाफ ही जाता है, यानी कि बीजेपी के खिलाफ। पक्ष जो क्योंकि बीजेपी में आ चुके थे कुलदीप बिश्नोई, उनके बेटे वहाँ से विधायक बने, उन लोगों का कहीं ना कहीं सीधा सीधा ये मन है, जो अभी मैं जान के आया हूँ, कि भाई कुलदीप बिश्नोई को टिकट ना देना और राजस्थान में उनको कोई इस तरह की जिम्मेदारी या टिकट नहीं दी गई, तो उनमें साफ तौर पे नाराज़गी है और संकेत ही काफ़ी होता है ना। इस तरह के हरियाणा के बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे चौधरी भूपेंद्र सिंह कहते हैं कि मैं चश्मा लगा के चला गया था और भूपेंद्र हुड्डा कहीं से हेलीकॉप्टर लेके आ गए। तो ऐसे उदाहरण हैं जो एक बड़ी कहीं ना कहीं मिसाल बनते हैं और लोगों को इशारा चाहिए होता है। तो इशारा जो है ना, इस बार बिश्नोई जो है वो कहीं ना कहीं स्विस के मोड में है। प्रमोद जी, आप चूँकि सिरसा से ताल्लुक़ रखते हैं, हालांकि हरियाणा भर में आप कवर करते रहे हैं, रणजीत सिंह से भी आपका बहुत पुराना परिचय है, बहुत मेरे ख्याल 20-25 साल से मैं ही आपको जानता हूँ, एक अखबार में हमने इकट्ठे काम भी किया है। क्या कहेंगे, टिप्स क्या देंगे रणजीत को कि भाई ये चुनाव जो है किस तरह से लड़े, क्या चीज़ें उनको करनी होंगी चेंज? आपने हिसार भी देखा, सिरसा भी देखा, उनका मूड भी देखा, जनता का मूड भी आपने देखा, और रणजीत सिंह का जो एटीट्यूड है वो भी, उससे अभी आप परिचित हैं, वो किस तरह से नज़रिए को देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, उनके लिए कोई एडवाइस आपके पास में? क्योंकि अभी दूसरा मोहरा तो कोई आया नहीं है। देखिए, ऐसा है, रणजीत सिंह चौटाला चौधरी देवीलाल परिवार में ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे और सूझवान नेता ये कहूँगा मैं, क्योंकि वो समय समय पर, और सबसे बड़ी बात ये है कि वो एक ऐसे नेता है जो हार नहीं मानते, किसी भी सूरत में लड़ाई लड़ते हैं और कोई विवादित नहीं है, किसी तरह का कोई उन पे कोई लाछन नहीं लगा सकता कोई, यानी कि जो मतलब साफ छवि के नेता है, ये कह सकते हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट है उनका। दूसरा, उनके लिए टिप्स ये है कि सभी, हालांकि वो आज कर भी रहे हैं, सारे जो नेता हैं जो ये सोच रहे थे कि हमें टिकट मिलेगा, उन लोगों के पास जा रहे हैं। वो कहीं ऐसा तो नहीं है जो जिन नेताओं के पास में जा रहे हैं उनको ऐसा लगे कि भाई एक बाहर का आदमी आके, सिरसा से एक आदमी आते हैं और जो तुम्हारा हक बनता है, जो कैडर का जो हक है बीजेपी का, जो उनको उम्मीद रहती है भी तुम पार्टी को सींच रहे हो, कभी न कभी तुम्हारा नंबर आएगा, तुम्हें भी टिकट दी जाएगी, वो अंदर से टीस लेके बैठे हैं और चुनाव का जब वक्त आएगा तो वो सारा का सारा मामला निपट जाए? नहीं, ऐसा है, ये तो देखो, ये पार्टी उनकी पार्टी है, जिस पार्टी ने चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को उम्मीदवार बनाया है, भारतीय जनता पार्टी अपने लेवल पे बहुत सारे सर्वे करवाती है, बहुत सारी चीज़ें देखती है, अलग अलग जो चेहरे यहाँ पे जो टिकट मांग रहे थे उनके नाम पे भी उन्होंने डिस्कस किया होगा और उस तरह से उनको लगा होगा कि जैसे जाट वोट बैंक है वो बीजेपी से नाराज है और रणजीत सिंह चौटाला है वो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, तो उस लिहाज से मतलब आपको ये लग रहा है कि देवीलाल का सिक्का आज भी चल सकता है, हिसार सीट पर चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है, हिसार सीट पे चल सकता है, इसी को लेकर के बीजेपी ने उनको। और दूसरा ये कि ये जो नेता जो टिकट मांग रहे थे, कहीं ना कहीं इनमें आपसी में भी एक खींचतान है वो देखने को मिल रही थी, यानी कि अलग अलग लॉबिंग कर रहे थे, कोई किसी के थ्रू लॉबिंग कर रहा था, कोई किसी के थ्रू लॉबिंग कर रहा था। तो बीजेपी को ये लगा कि नया चेहरा है वो चुनावी मैदान में उतार लिया जाए, जिसकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी, सारे लोग सहमत हो जाएंगे और
खास बात यह है कि सीएम मनोहर लाल, पूर्व सीएम मनोहर लाल के खासम खास है रणजीत सिंह चौटाला। खासम खास का नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो जी सकता है। नहीं, बिल्कुल ये दोनों तरह की बात है। खासम खास मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि बिना शर्त बीजेपी को समर्थन दिया और कैबिनेट में जगह मिली, और 4.5 साल बाद जब नायब सिंह कैबिनेट, लोग ये भी कह रहे हैं कि तभी एक ही व्यक्ति को सब चीजें दी जाएंगी क्या? मंत्री भी बनाया तो उनको बनाया, पहले ही बनाया, सेकंड टर्म में भी बनाया, टिकट भी उनको, तो मतलब क्या सभी चीजें जो है एक ही आदमी के लिए? नहीं ऐसा है, देखो वो उनकी पार्टी का एक, उसमें मैं तो देखो उसमें मैं इसमें मैं ये कहूँगा सीधा कि वो पार्टी अपने लेवल पे कर रही है, या उनको ये लग रहा है कि रणजीत सिंह चौटाला है वो बेहतर काम कर रहे हैं, चाहे उनके जो दोनों डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे जेल है या मतलब इनको आप जो ये कहना दिया चाह गया रहे हैं कि बेहतर काम का उनको जो है कि इनाम मिला है इनाम। टिकट के तौर पे? बिल्कुल बिल्कुल, देखो आप देखो कि ना ही 4.5 साल में ऐसा कोई विवाद हुआ कि रणजीत सिंह चौटाला के नाम पे या उनके विभाग में। अच्छा, जो बाबा जी को जो वो समय समय पर राहत देते थे, जेल में बंद है बाबा जी, नाम लेना कोई जरूरी नहीं है, तो बाबा जी का फायदा कितना? बाबा जी का फायदा मिलेगा, क्योंकि देखो भारतीय, ये तो आप ये देखो क्योंकि डेरा सच्चा सौदा है, उसका वोट बैंक सारी जगह है, और भारतीय जनता पार्टी को डेरा सच्चा सौदा ने खुला ऐलान किया था जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, और उस वक्त जो है राम रहीम ने भी वोट डाला था और उन्होंने अपील भी की थी कि नरेंद्र मोदी को जिताओ और कमल के फूल का बटन दबाओ। अब उसका कितना फायदा मिलता है एक राजनीतिक, अब नई परिस्थितियों मतलब समय बताएगा क्या मिलता है। साहब आपसे एक सवाल है, जी। अभी देवीलाल जी की बात हो रही, तो ये पूरा परिवार ही उनका नाम देखिए बुलाने की कोशिश करता है। वह सिंह चौटाला भी देवीलाल की बात करते हैं, ओम प्रकाश चौटाला तो उनके पुत्र हैं, वो भी करते हैं, दुष्यंत चौटाला भी ताऊ देवीलाल की बात करते हैं, रणजीत चौटाला भी उनकी बात करेंगे। तो देवीलाल का जो ब्रांड है, जो ब्रांडिंग है, उसका फायदा किसको, या उसका सिक्का, असल सिक्के का हकदार कौन है? देखिए ये तो कहना इतना जल्दी बड़ा वो होगा, लेकिन हर कोई दावा कर रहा है, सब अपनी अपनी राजनीति कर रहा है। अब जेजेपी भी कहेगी यहाँ के कि भाई हम हैं, इन्होंने भी कहेगी। वही कह रहा हूँ कि हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, लेकिन मैं इनकी बात से सहमत हूँ प्रमोद जी की। जैसे उन्होंने कहा कि अगर चौधरी रणजीत सिंह की बात करें तो एक बड़ा सभ्य तरीका उनका रहा है, बड़ा ईमानदार है, और जहाँ तक अगर मैं ठीक हूँ, सॉफ्ट स्पोकन भी हैं, बड़े मतलब आराम से बोलते हैं वो, उन पे कोई एग्रेसिव मैंने कभी देखा नहीं उनको। उस वक्त आई थिंक आप रोडी में पत्रकारिता करते थे, रोडी विधानसभा होती थी 1987 में। चौधरी रणजीत सिंह पहली बार विधानसभा विधायक बनकर पहुंचे विधानसभा में, और चौधरी देवीलाल की जो दूसरी बार हरियाणा में सरकार आई, पहली 1977 में आई, दूसरी बार 1987 में आई, तो देवीलाल राजघराने से पहले जो मंत्री बने पूरे परिवार में वो चौधरी रणजीत सिंह थे। उसके बाद हालांकि 1987 से लेकर ये लगातार चुनाव हारते रहे, और 2019 में निर्दलीय फिर ये जीते। हालांकि बीच में एक बार राज्यसभा सांसद भी रहे, हिसार का चुनाव लड़ा और विधानसभा कई चुनाव लड़े, हारते रहे। तो अभी तक 2 ही बार विधायक बने हैं और 1 बार राज्यसभा सांसद बने हैं। अब फिर से कहीं न कहीं इन पर जिस तरीके से बीजेपी ने दाव खेला है, अब देखते हैं यहाँ, क्योंकि लोकदल का वोट तो हर जगह है। जिस तरीके से आज अगर बड़ी पार्टी बीजेपी है, तो किसी वक्त लोकदल ये सारे के सारे जब नेता छोटे लेवल से लेकर बड़े एक होते थे, आज उस चीज़ों को, उस टीम को कितना ये इकट्ठा जोड़ पाते हैं। और बड़ी बात जो आपने कही, मैं आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ, आगे बढ़ा रहा हूँ, कि जो नाराज नेता है, जिस तरीके से रणजीत सिंह लगातार अब हिसार आ रहे हैं, पहले भी आते थे, कि जो नाराज नेता है, जो टिकट की आस में थे, हम मुख्य रूप से 3-4 लोगों का नाम लें, रणवीर गंगवा, कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन भंजू, ये जो नेता है, हो सकता है कि फोटो फ्रेम में उनको खुश कर लें, एक्चुअल में वो नेता चौधरी रणजीत सिंह के लिए या फिर यूँ कहे बीजेपी के लिए अपने लोगों को कितना डटकर वोट डलवाते हैं, कितना कहीं न उसके लिए प्रचार करते हैं, ये बहुत बड़ी बात चौधरी रणजीत सिंह के लिए होगी। क्योंकि ये चौधरी रणजीत सिंह की नहीं, ये मनोहर लाल खट्टर की जो है वो साख का सवाल है। वही बात आ गई भी, खट्टर साहब का फायदा भी उनको मिला है टिकट में, लेकिन वोट में नुकसान उनका हो सकता है, सब है। बिल्कुल हो सकता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल ये कांग्रेस के लिए क्या एडवाइस करेंगे? आपको क्या लगता है जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो क्या उठ के निकल के बातें आती हैं अंदर से, वो कैसा कैंडिडेट चाहते हैं? मैंने ये भी देखा है कि हरियाणा भर के जब हम बात करते हैं प्रमोद जी, तो लोग ये बता देते हैं कि भाई फला आदमी या फला नेता अगर इनके मुकाबले में आता है तो जीत सकता है, लेकिन हाईकमान को पता ही नहीं होता है। देखिए, कांग्रेस की अगर मैं बात करूँ 10 लोकसभा जैसे, एक को अगर हम छोड़ दें, क्योंकि वो इंडिया अलायंस में दे रखी है, कुरुक्षेत्र सुशील गुप्ता वहाँ से है कैंडिडेट, 9 सीटों पे इन्होंने कैंडिडेट उतारने हैं। हर किसी में कहीं ना कहीं, क्योंकि बीजेपी 10 के 10 उतार चुकी है, कुछ पार्टियों ने 1-2 सीटों पे अनाउंस भी किया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस पे सबकी निगाहें टिकी है, हर एक वोटर की, और सिर्फ वोटर की नहीं, बीजेपी नेताओं की निगाहें भी कांग्रेस पे टिकी है। लेकिन बड़ी बात क्या है सर्वेश जी, कांग्रेस जो अपनी पुरानी रीतियाँ ना, पुरानी परंपरा, उससे कहीं ना कहीं बाज नहीं आ रही, बिल्कुल लेट जो है टिकट की घोषणा करते हैं। हालांकि ठीक है, हमारा लास्ट में चुनाव है, लेकिन फिर भी देख के ये करते हैं, तो टिकट वितरण में बड़ा समय लगाते हैं। अगर
समय लगा भी ले, अगर हर सीट पे सारे समीकरणों को देख के अच्छे और जिताऊ कैंडिडेट उतारते हैं तो वाकई ये अच्छी फाइट जो है वो सारी सीटों पे दे सकते हैं। कुल मिला के जो ये कहा जा रहा है कि भाई हम 10 की 10, जैसे तो कोई भी कह देता है, 10 की आम आदमी भी कहती थी चुनाव से पहले, हालांकि उनको एक सीट मिली है, 10 की 10 जीतेंगे, कोई भी कहता है, इनेलो भी कहती है। तो ऐसा सीन बीजेपी के लिए नज़र नहीं आ रहा कि 10 की 10 पे या 10 में से 9 पे कि वो बड़ी ईजिली जीत जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं सीधा सीधा ये मानता हूँ कि नेट टू नेट मुकाबला है, और मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हम 50-50 मान लेते हैं, 5 या 6 सीटों को छोड़ भी दे तो 4 से 5 सीटें जो हैं उनके नतीजे चुकाने वाले हो सकते हैं। 4 से 5 सीटों पे नतीजे चुकाने वाले हो सकते हैं, बशर्ते टिकटें ठीक आए, यानी कि पत्ते सही पर गिरे। बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने, आप खुल के कमेंट भी करें नीचे, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपकी राय आप खुलकर दें। वीडियो को शेयर जरूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। आपका सुरेंद्र नैन का और प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़े हैं, और आगे भी जो है चुनाव जैसे चलेगा अलग अलग सीटों पर चर्चाएं करते रहेंगे। आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट। शुक्रिया।